please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 69 रुपए के पार पहुंच गई है। रुपए में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। पहली बार हुआ है जब डॉलर का भाव 69 रुपए के पार पहुंचा है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, पिछले 19 महीने में ऐसा हुआ है कि रुपए जो है लगातार गिर रहा है, इसके पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं? जी जसप्रीत, देखिए आज काफी बड़ी गिरावट के साथ ये रुपए का भाव गिरा है, जो 36 पैसे की बड़ी गिरावट आई है। यानी कि अब जो रुपए की कीमत हो गई वो तकरीबन 69 रुपए डॉलर हो गई। यानी कि ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट और अब तक की सबसे बड़ी गिरावट की जो रकम बताई जा रही है। और जो जानकारों का मानना है कि जो पूरे दुनिया भर में जो शेयर मार्केट है काफी वॉलेटाइल है और लगातार गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन है वो काफी कम हो रहा है। यही वजह है कि जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया लगातार टूटता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो रुपए का भाव था वो 67 और 68 रुपए था, लेकिन धीरे धीरे ये लगातार टूटता जा रहा है। और आज की जो बड़ी गिरावट है 36 पैसे की गिरावट हुई है। यानी कि अब जो डॉलर है और रुपए की कीमत है वो 69 रुपए हो गई है। जी विवेक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात में बीजेपी के 3 विधायक अधिकारियों के रवैये से खफा बताए जा रहे हैं। तीनों नाराज विधायक मधु श्रीवास्तव, योगेश पटेल और केतन इनामदार वडोदरा से जीत कर आए हैं। इन विधायकों की नाराजगी तब सामने आई जब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 6 दिनों के इजराइल दौरे पर हैं। कल इन तीनों विधायकों ने वडोदरा सर्किट हाउस में एक बैठक की और बैठक के बाद तय किया कि अपनी नाराजगी के बारे में वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पीएम मोदी को बताएंगे। और अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम ठेठ दिल्ली जाके हमारे हाई कमांड से भी रजूआत करेंगे और रजूआत करने के बाद भी नहीं मानेंगे तो हमारी प्रजा को लेकर अधिकारी के विरोध में हम आंदोलन करेंगे। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसर राजेश्वर सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया, लेकिन ईडी अपने अफसर के पक्ष में मजबूती से खड़ा दिखा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ईडी के सीनियर अफसर राजेश्वर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार चाहे तो राजेश्वर सिंह पर लगे आरोपों की जांच करवा सकती है। राजेश्वर सिंह फिलहाल एयरसेल मैक्सिस डील मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में ईडी की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए सरकार राजेश्वर सिंह पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन थोड़ी ही देर में ईडी ने एक बयान जारी कर अपने अधिकारी का बचाव किया। तो राजेश्वर सिंह का दावा है कि उन्हें पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ जांच से रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, जिसका जिक्र राजेश्वर सिंह ने एक चिट्ठी में भी किया था। यह चिट्ठी उन्होंने 11 जून को वित्त मंत्रालय के सचिव को लिखी थी, जिसमें राजेश्वर सिंह ने वित्त सचिव हसमुख अढ़िया पर भी सीधा हमला किया और लिखा, पिछले दौर में सत्ता के गलियारों में दलालों और बिचौलियों की कुछ विभागों और दफ्तरों में सीधी पहुंच थी। मैं उन अफसरों में एक था जो ये समझते थे कि आपके राजस्व सचिव बनने के बाद ये रुक जाएगा, लेकिन ये देखकर हैरानी हुई कि ऐसा नहीं हुआ। चिट्ठी के एक हिस्से में राजेश्वर सिंह ने कुछ और गंभीर आरोप भी लगाए और लिखा कि श्री चिदम्बरम ने मेरे साथ सीधी और खुली लड़ाई छेड़ दी, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही एयरसेल मैक्सिस डील की जांच है। लेकिन सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली बात आपका मुझसे दुश्मनी निकालना और लगातार घोटालेबाजों और उनके करीबियों की तरफदारी करना है। पिछले कुछ सालों में ईडी के कई बड़े मामलों की जांच राजेश्वर सिंह के हाथों में गई है। इन मामलों की जांच में मिली कामयाबी का जिक्र भी राजेश्वर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया और दावा किया कि मधु कोड़ा केस की जांच में उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करवाई। जगन रेड्डी की संपत्ति की जांच के दौरान 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करवाई। एयरसेल मैक्सिस डील की जांच के दौरान मारन बंधुओं की 750 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। 2G मामले की जांच के दौरान 223 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई और नोएडा के पॉन्जी स्कीम के मामले में 600 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। लेकिन इतनी कामयाबियां गिनवाने वाले अफसर पर रॉ ने 2016 में एक ISI एजेंट से फोन पर बात करने का आरोप लगाया, जिस पर ईडी ने एक चिट्ठी जारी कर सफाई दी कि 2016 में दुबई में बैठे एक शख्स ने डॉक्टर राजेश्वर सिंह को फोन किया और एक मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दी। राजेश्वर सिंह ने ये जानकारियां विभाग को दे दी और जांच में उनका इस्तेमाल भी किया गया। अहम बात यह है कि उन्होंने केवल एक कॉल रिसीव की और वो केवल एक इनकमिंग कॉल थी जो दुबई में बैठे एक शख्स ने की थी। तो थोड़ी ही देर में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी वित्त सचिव हसमुख अढ़िया पर अफसरों को परेशान करने का आरोप लगा दिया। अपने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को डिमोरलाइज करने के लिए कई ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए हैं, उसमें प्रमुख है हसमुख अढ़िया। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप भी लगाया कि हसमुख अढ़िया ने नीरव मोदी को भी जांच एजेंसियों के शिकंजे से लंबे वक्त तक बचाए रखा।
झारखंड के खूंटी में अपने मकान से 3 सुरक्षा कर्मियों के अगवा होने के बाद बीजेपी सांसद करिया मुंडा ने अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। करिया मुंडा ने घटना का जिक्र करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा बताया और सुरक्षा कर्मियों के अगवा होने की घटना पर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर राज्य की रघुवर दास सरकार पर हमला बोला। अगर राज्य सरकार लिख दे कि हमसे संभव नहीं है तब केंद्र सरकार करती है ना। अब जिस तरह से काम करेंगे परिणाम उसी निकलेगा। बीजेपी सांसद ने सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को खरी खरी सुनाई तो विपक्षी दल भी सीएम रघुवर दास के खिलाफ हमलावर हो गए। सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। इसको लेकर यहाँ के आदिवासियों के अंदर काफी आक्रोश है। जेएमएम के हमले के बाद कांग्रेस ने भी राज्य के हालात पर चिंता जाहिर की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एमपी के जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक बैरिकेड पर चढ़ गया जिसे पुलिस वाले खींचने लगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वहां बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिनका रास्ता पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। तभी एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता ने बैरिकेड को गिराकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। इस दौरान दूसरे कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। हंगामे के बीच एनएसयूआई ने बेरोजगारी के खिलाफ और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे साथी ऐसे ही सड़कों पर लट खाते रहेंगे, अपना खून बहाते रहेंगे। इस अफरा तफरी में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं और एक कार्यकर्ता वहीं जमीन पर बैठ गया। लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता फिर भी नहीं माने और उन्होंने कुछ देर बाद दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद वो फिर से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे और अपने संगठन के समर्थन में नारे लगाने लगे। तभी कुछ पुलिस वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लस प्रदेश अध्यक्ष के साथ 20-25 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। इस पूरे हंगामे से पहले एनएसयूआई ने एक मार्च भी निकाला, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक मुस्लिम लड़की अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने एक पुलिस अधिकारी के दफ्तर पहुंची। एमए की डिग्री ले चुकी इस लड़की का आरोप है कि उसके पिता ने आगे की उसकी पढ़ाई पर पाबंदी लगा दी और साथ ही उसके घर से निकलने पर भी रोक लगा दी गई। इसके बाद ये लड़की अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पुलिस अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई। लड़की की ख्वाहिश प्रोफेसर बनने की है, लेकिन आरोप है कि इसके पिता को उसकी पढ़ाई मंजूर नहीं। लड़की ने पढ़ाई रोकने के लिए अपने पिता पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। हमारी कोचिंग बंद हुई है, हमको कहीं जाने नहीं देते हैं, शादी के लिए कह रहे हैं। हाथों में अपनी किताबें लेकर दफ्तर पहुंची लड़की ने पुलिस अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। जो भी लीगल एक्शन होता है हम लोग इस पे ले रहे हैं। पूरी पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता। पुलिस अधिकारी ने लड़की की आपबीती सुनकर उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया और उसके परिवार से बातचीत के बाद मामले को सुलझाने का भरोसा दिया। हॉलैंड के एम्स्टर्डम में एक आदमी ने अपनी सफेद वैन से वहां के एक अखबार के दफ्तर की इमारत में टक्कर मार दी और फिर उसने वैन में आग लगा दी। अखबार के दफ्तर पर हमले का यह वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक सफेद वैन इमारत की शीशे की दीवार से टकराती हुई दिखाई दी। यही नहीं, आरोपी ने वैन को रिवर्स करते हुए दीवार में दोबारा टक्कर मार दी। इसके बाद वो अपनी वैन से उतरा और वैन का पिछला दरवाजा खोलकर उसमें जलने वाली कोई चीज फेंक दी, जिसके बाद वैन धू-धू कर जलने लगी। आग लगने के बाद आरोपी वहां सड़क पर पहले से खड़ी एक कार में बैठकर फरार हो गया। अखबार के दफ्तर पर हमले की सूचना मिलते ही कुछ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और वैन में लगी आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मियों ने वैन पर पानी की बौछार की, लेकिन तब तक वैन जलकर राख हो चुकी थी। इस घटना के बाद वहां के प्रधानमंत्री मार्क रुते ने अखबार के दफ्तर में हमले की निंदा की और इसे मीडिया और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कई लोग एक युवक की डंडों से पिटाई करने लगे। आरोप है कि मामूली विवाद में एक ही परिवार के लड़कों और महिलाओं ने मिलकर युवक पर हमला बोल दिया, जिसका वीडियो इलाके में वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि डंडों से लैस कुछ लोगों ने सड़क पर अरविंद नाम के युवक को घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। एक लड़के ने अरविंद को जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद महिलाओं ने भी जमकर डंडे चलाए। बताया जा रहा है कि घर के आगे गाड़ी खड़ी करने पर अरविंद ने ऐतराज जाहिर किया था, जिस पर उसके पड़ोस में रहने वाला परिवार भड़क गया। मारने के बाद हम वहाँ गिर गए, बेहोश हो गए और वहाँ से पुलिस लेकर के हमको कोतवाली आई। हमले में अरविंद को सिर और पीठ पर गंभीर चोट लगी। वहीं मारपीट की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर जाएंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसके लिए पूरे कैंपस को अच्छी तरह सजाया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खेरा ने अमृतसर में नशे की वजह से मारे गए एक लड़के के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ड्रग्स के मुद्दे पर कैप्टन सरकार को घेरा। वरिंदर सिंह से विनती करते हैं कि ये है पब्लिक इश्यूज, ड्रग्स की बात है, पॉइजनस पानी है पंजाब में, बेरोजगारी है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री रामलाल की मौजूदगी में विधायकों के साथ हुई बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने पर मंथन हुआ। यूपी के अमेठी में जमीन विवाद को लेकर एक लड़के पर अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा की पीट कर हत्या का आरोप लगा। यूपी के बागपत में 11 साल की बच्ची का आपत्तिजनक हालत में शव मिलने के बाद लोगों ने उसकी रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान अहमदाबाद की मशहूर सिद्दी सैयद की जाली वाली मस्जिद देखने पहुंचे और वहां नमाज भी अदा की। यूपी के इलाहाबाद में पुलिस ने 22 जून को अगवा हुए 4 साल के बच्चे को छुड़ाकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पति फरार है। छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस ने 8 साल पुराने एक हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक विवाद में अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। मुंबई पुलिस ने कुरियर कंपनी में 80 लाख रुपए की चोरी के बाद हरिद्वार में संत बनकर रह रहे गुजरात के रमेश रावल नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। लोगों की निगरानी के लिए चीन ने बेहद खुफिया तरह के ड्रोन तैयार किए हैं जो हूबहू किसी परिंदे की तरह दिखते हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन के कम से कम 5 प्रांत ऐसे हैं जहां ये ड्रोन तैनात भी कर दिए गए हैं, जो न केवल पक्षियों की तरह दिखते हैं बल्कि पक्षियों की तरह पंख भी फैलाते हैं। यानी दूर से आसमान में उड़ते ड्रोन को देखकर भरोसा करना मुश्किल होगा कि ये कोई पक्षी नहीं बल्कि एक ड्रोन है। ड्रोन को बेहद आधुनिक बनाया गया है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इतना ही नहीं, ड्रोन में हाई डेफिनेशन कैमरे, GPS, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सुविधा भी है। यानी हर पल चीन इन ड्रोन की मदद से अपने नागरिकों पर नजर रख सकता है और कोई भी अनहोनी घटना पर होने पर सुरक्षा एजेंसियां बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंच सकती हैं। हालांकि इन ड्रोन की कमी ये है, इनमें कमजोरी ये है कि बारिश, बर्फबारी या तूफान जैसे हालात में ये काम नहीं कर पाते। इसलिए इन ड्रोन की तकनीक को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए डव नाम का एक खास प्रोग्राम तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक एम्बुलेंस में आग लग जाने के बाद लोग उस पर पानी डालने लगे। सड़क पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद मरीज और बाकी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। और कोई कुछ समझ पाता तब तक एम्बुलेंस धूं-धूं कर जलने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने जलती हुई एम्बुलेंस पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। दमकल कर्मचारियों ने आग को बुझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। आग बुझाने के बाद भी जली हुई एम्बुलेंस को देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल फोन के कैमरे से एम्बुलेंस का वीडियो भी बनाते दिखे। अमेरिका के टेक्सास में एक अस्पताल के एक हिस्से में धमाके के बाद धुएं का गुबार उठने लगा। बताया गया कि इस अस्पताल में जनरेटर फटने से हुए धमाके में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल से धुएं का गुबार उठने लगा। इस दौरान कुछ लोग अस्पताल की ओर भागते नजर आए। धमाके की वजह से इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। इस धमाके की चपेट में आए सभी लोग वहां काम करने वाले मजदूर बताए गए। People were burned. There were some serious injuries. They have been evacuated to Parkland. अस्पताल में धमाके के बाद पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची। धमाके के बाद सुरक्षा के लिहाज से मरीजों और अस्पताल कर्मियों को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। गुजरात की बनासकांठा में भीड़ से घिरी पुलिस की एक गाड़ी में बैठे 3 आदमियों पर लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही हमला बोल दिया। तीनों पर बच्चा चोर गैंग से जुड़े होने के शक में लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। और लोग इतने खफा थे, उन्होंने वहां पर पुलिस के मौजूद होने की भी परवाह नहीं की। एक लड़का पुलिस की गाड़ी पर ही लाठी बरसाने लगा। उसे एक पुलिस वाले ने बहुत मुश्किल से ऐसा करने से रोका। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इससे पहले लोगों ने बच्चा चुराने के शक में तीनों लोगों को बड़ी देर तक जमीन पर बैठाए रखा। इस बीच एक आरोपी रुमाल से चेहरे पर लगी चोट को देर तक सहलाता दिखा। सोशल मीडिया पर अपने इलाके में बच्चा चोर गैंग की मौजूदगी की अफवाह सुनने के बाद वहां बहुत से लोग जुट गए। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी पुलिस के आ जाने के बाद बड़ी मुश्किल से तीनों लोगों की जान बचाई जा सकी। केंद्र सरकार ने देश के 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन 5 प्रोजेक्ट पर आने वाले कुछ महीनों में काम शुरू हो सकता है। इनमें दिल्ली समेत 3 राज्यों के 5 मेट्रो प्रोजेक्ट पर कुल 1,70,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि मध्य प्रदेश, जो चुनावों के बेहद करीब है, वहां मेट्रो का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने की योजना है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो की 104 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 95 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 22,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 16,000 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर लंबी मेट्रो की लाइन बिछाई जाएगी और आगरा में 30 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने पर करीब 12,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जबकि दिल्ली में मेट्रो के चौथे चरण के तहत करीब 61 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जानी है, जिसके लिए 29,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।